हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्जाम अभी बहुत नज़दीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी एक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक में 14 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। और आपने ये जो 14 टॉपिक्स आपने देखे हैं, आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा कि आपको कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को यहाँ पे कंप्रिहेंसिवली कवर किया जा रहा है। ठीक है, जिससे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर ऐसा हुआ कि लगभग 90 to 95% चीजें आपकी वहीं कवर हो जाएंगी। फिर उस टॉपिक को आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से ना आए, लेकिन हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या साथ में कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, उसकी मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इतने सारे टॉपिक्स हमने अभी तक में कवर कर लिए हैं, जिसमें आपका ये जो बीच वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, लोकेशन से लेके भारत के भौतिक विभाजन, जलवायु, सॉइल, एग्रीकल्चर, यहाँ से आपके जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन होते हैं इस सेक्शन से आते हैं। इसके अलावा आपका जो यूनिवर्स, अर्थ, सोलर सिस्टम वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमने आपके साथ कुछ PYQs डिस्कस किए हैं, जिससे आपको एक सीक्वेंस मतलब आपके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो कि हाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और हमें आगे कैसा बढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको जो टॉपिक्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ इनका इतना ज्यादा भी वेटेज नहीं है, तो वहां पे जो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट के टॉपिक्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। तो कोई भी सेक्शन, कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा है कि लेस वेटेज वाला है तो वो वीडियो आपके काम का नहीं होगा। मतलब ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका समय अभी बर्बाद ना हो। तो मतलब आप जहां भी देखेंगे आपको जो सेक्शन दिख रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन से एक दो मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर उसमें जो आपकी करंट की अर्बनाइजेशन से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह चल रही हैं और कुछ रिसेंट में अगर करंट में कोई चीज है वो यहाँ पे ऐड की गई है, तो आपको जो भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि इसका वेटेज कम है फिर भी ऐड किया गया, वहां पे आपको कुछ ना कुछ वहां पे एक्स्ट्रा चीज देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी जो सीरीज है वो स्टूडेंट्स के लिए ही फोकस्ड है। ठीक है, आप अभी तक में जितने भी वीडियोस, जितने भी टॉपिक्स अभी तक में आपने कवर किए हैं, आपने मतलब आप खुद भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। देखिए, इंडियन कोल हैज हाई कार्बन एंड लो एश कंटेंट। अगर मैं भारत में प्राप्त कोयले की बात करूं तो जो सर्वोच्च क्वालिटी का आपका कोयला होता है एंथ्रासाइट, वो भारत में बहुत कम मिलता है। ठीक है, और ये आपके कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला है। अगर हम कोल की बात करें तो कोयला आपका जितना पुराना है उसकी क्वालिटी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। तो कार्बोनिफेरस पीरियड आपका में जो आपका कोल का फॉर्मेशन है, आपका कार्बोनिफेरस कोल था, और जो कोल था वो एंथ्रासाइट वैरायटी का कोल था, जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ऐसे देशों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और आपकी जो द्रविडियन रॉक्स हैं उसमें पाया जाता है। आपने अगर रॉक वाले चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा द्रविडियन रॉक्स का स्प्रेड आपको विस्तार ज्यादा इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जो भी थोड़ा बहुत मिलता है वहां पे आपको एंथ्रासाइट कोल मिलता है, और एंथ्रासाइट कोल इंडिया में आपको केवल और केवल जम्मू कश्मीर वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा, जहां पे माइनिंग उतनी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। इस वजह से हम वहां पे उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, और हमें जरूरत होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बाकी देशों से कोल का इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद आपका पर्मियन पीरियड आता है। पर्मियन पीरियड में आपका गोंडवाना कोल यानी कि बिटुमिनस वैरायटी का कोल का फॉर्मेशन होता है, और वो बिटुमिनस वैरायटी का जो कोल है उसमें एंथ्रासाइट के कंपैरेटिवली कार्बन कंटेंट आपका क्या है, कम है। और अगर कार्बन कंटेंट कम है तो मतलब क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज का परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपका लगभग नहीं भी तो 90% जो आपको कोयला देखने के लिए मिलता है, 85 से 90% वो बिटुमिनस वैरायटी का कोल देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे जाए तो आपका टर्शरी पीरियड में बना आपका लिग्नाइट टाइप का कोल है। ठीक है, जो आपको थोड़ा बहुत राजस्थान, थोड़ा बहुत तमिलनाडु और असम, मेघालय वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। आपने मेघालय वाले क्षेत्र के बारे में सुना होगा कि यहाँ पे रेड होल माइनिंग होती है, तो वहां पे आपको जो कोल एक्सट्रैक्शन करते हैं वो थर्ड कैटेगरी का कोल है, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी नहीं मानी जाती, उसके दाम भी उतने अच्छे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आपको मेन कार्बन चाहिए, और कार्बन का कंटेंट उसमें कैसा है, कम है। ठीक है, फिर फोर्थ आपकी जो वैरायटी है वो पीट है। देखिए,
ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों ने भी इस साल जिनको प्री देना है उनका ये बेसिक चीजें उन्होंने पढ़ ली है। हम जब ये वाली क्लासेस में नॉर्मली जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में करते हैं, तो ये आपकी रिवीजन सीरीज है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको जितने फेसेट्स में कवर किया जा सकता है वो कोशिश की जा रही है। तो फटाफट मैं बोल रही हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, पर अगर आप सुन लेंगे फिर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय कोयले में उच्च कार्बन और कम राख है, नहीं, ये गलत है आपका। भारतीय कोयला मुख्यतः एंथ्रासाइट है, नहीं, भारतीय कोयला आपका मुख्यतः क्या है, बिटुमिनस क्वालिटी का है। फिर भारतीय कोयला कोकिंग कोयले में समृद्ध है, नहीं, जो इंडिया का मेन जो कोल है वो आपका नॉन कोकिंग कोल है। ठीक है, कोकिंग कोल आपका जो होता है वो हाई क्वालिटी का कोल होता है, जैसे एंथ्रासाइट की हमने बात की। और हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसमें हम जिस कोल का यूज करते हैं वो आपका कोकिंग कोल है। और मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो हम आपकी स्टील इंडस्ट्री में जो हम आपका कोल यूज करते हैं उस कोल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट के ऊपर, आयात के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बाकी अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहां पे हम जनरली नॉन कोकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके इंडिया में प्रॉपर आप देखेंगे तो रिजर्व्स है। ठीक है ना। तो आपका यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारतीय कोयला में आमतौर पर उच्च राख और कम सल्फर है। अब कम सल्फर वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको हाई एश कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो सल्फर है वो मतलब ऐश की कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा कम है। सल्फर कंटेंट है लेकिन ऐश का कंटेंट ज्यादा है और सल्फर का कम है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो आपको दिल्ली वगैरह वाला एरिया है, जब भी ठंड का मौसम आता है तो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं आसपास के रीजन के, उसको बंद कर दिया जाता है। आप अभी जो आपका दिसंबर और जनवरी नवंबर वाला जो मंथ चलेगा ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत न्यूज देखने के लिए मिलेगी, और उसमें दिल्ली आपका हमेशा फ्रंट हेडलाइन में आप देखेंगे। तो उस समय पे क्योंकि जो हमारे इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज होता है वो क्या करता है, उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है तो वो पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करता है। इस वजह से जब ठंडी आती है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इंडिया मतलब दिल्ली वाले रीजन में, एनसीआर में आपका बढ़ जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, जो आपके आसपास के थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं उनको कुछ टाइम के लिए क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए, इसमें एक तरफ आपका रीजन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पूछा है कि वो कौन से जगह में सिचुएटेड है। मेनली आपका ऑयल फील्ड से रिलेटेड है, जहां पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वो वाली जगह है। जैसे दिग्बोई की बात करें तो दिग्बोई ऑयल वेल की बात अगर हम करें तो ये आपका कहाँ है, आसाम में है। ठीक है, इंडिया में अगर हम ऑयल की बात करें तो हम लगभग अपनी एनर्जी का 80 से 85% जो तेल है वो क्या करते हैं, आयात करते हैं। लेकिन 15 से 20% जो तेल का प्रोडक्शन है वो इंडिया में अकेले हो जाता है, सिर्फ 15 से 20%, मतलब 1/5 आप समझ लीजिए। तो उसमें से कुछ एरिया है जैसे बॉम्बे हाई आपका, जो कि ऑफ शोर रीजन है ऑयल एक्सट्रैक्शन का, वो कहाँ है, मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अगर यहाँ पे आप बस बॉम्बे हाई को हटा दें तो बाकी जो ये जो आप रीजन देख रहे हैं, दिग्बोई, कलोल और आपका महसाना, ये सब क्या है, ऑन शोर रीजन है। ऑफ शोर मतलब कि जो कोस्ट में यानी कि समुद्र में जो ऑयल के आपके वेल है जहां से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वो आपके ऑयल वाले रीजन है। लेकिन और बाकी ऑन शोर की अगर मैं बात करूं तो लैंड में आपको जहाँ पे ऑयल वेल्स हैं, जहाँ पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, भले थोड़ी मात्रा में होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑन शोर बोलते हैं। तो देखिए, दिग्बोई ऑयल वेल की बात करें तो ये आपका असम में है। बॉम्बे हाई की बात करें तो ये समुद्र के किनारे अपट्टी इसको बोलते हैं, ऑफ शोर यहाँ पे है। फिर इसके बाद अगर हम कलोल की बात करें तो कलोल आपका कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और महसाना आपका कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही मेल नहीं है, कौन सा सही तरीके से मेल नहीं खाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि कलोल। कलोल आपका कहाँ है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। द जामनगर रिफाइनरी इन गुजरात इज ऑपरेटेड बाय। जो जामनगर में आपकी ऑयल की रिफाइनरी है उसको कौन ऑपरेट करता है, देखिए, आईओसी, भारतीय तेल निगम, या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, कुछ चीजें फैक्चुअल होती हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करती है, जामनगर की रिफाइनरी को ऑपरेट करती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछा गया है।
आप जिस साल एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में कहीं पे भी अगर किसी भी टॉपिक से कोई अलग तरह का क्वेश्चन आया है तो वो तो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाता है, वहां से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन रिसेंट में मान लीजिए कोई नया एग्जाम हुआ है आपके एग्जाम के जस्ट कुछ टाइम पहले, और वहां पे अगर कुछ नए वैरायटी का क्वेश्चन आया तो ये आपकी मतलब मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उस वैरायटी के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसे रिफाइनरी वगैरह आपके सिलेबस में है, ठीक है, गैस पाइपलाइन की लेंथ पे क्वेश्चन आया है, तो अगर किसी एग्जाम में मान लीजिए रिफाइनरी को कौन सी कंपनी ऑपरेट करती है ऐसा सीजीपीएससी में नहीं पूछा है, पर किसी और एग्जाम में अगर पूछा है तो फिर वो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्योंकि अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में प्रीलिम्स के, तो फिर आप बेसिक चीजें पढ़ के चले जाइए। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन वाली लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो फिर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो यही सारी चीजें करते हैं, जो भी नए वैरायटी के क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम में उसको प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं कि अगर टू द पेज कॉपी हो तो भी हमसे बन जाए, और अगर कोई नई वैरायटी देखने के लिए मिल रही है तो हम उसको भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपका पेरिस है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में सिचुएटेड है। अभी आपका होमवर्क है, मैं आपको जो सॉइल वाला चैप्टर करवाई थी जिसमें एंटी सोल, एल्टी सोल, इसका आपको सीक्वेंस पूछा गया था कि भारत में अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, उसमें मैंने आपको ये निमोनिक, इसी निमोनिक से ध्यान करवाया था, IEA से, है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या है IEA का फुल फॉर्म, मतलब इसके आगे हम क्या लिखे थे। और मैंने 1 2 3 4 5 6 आपको सॉइल्स का मैंने सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस नोट कमेंट सेक्शन में लिखिए, उससे आपका रिवीजन भी होगा। अगर नहीं याद है तो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से पलट के एक बार उसको देख लीजिए, इसी को हम रिवीजन कहते हैं। अभी आपके पास जितना कम समय है उसमें आपको ऐसे ही रिवीजन की जरूरत है कि फटाफट देखिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक ध्यान है जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो वीडियो पॉज करिए और तुरंत उसको रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल अगर लेट के आराम से इत्मीनान से वीडियो देख रहे हैं तो देखिए वैसे पढ़ाई नहीं होती। हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि विद्या जो है वो कष्ट से ही आती है, तो थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़िए, और अगर ये चीज नहीं ध्यान आ रही है तो फटाफट उसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस। आगे बढ़ते हैं। Which state leads in rooftop solar installations as of 2024? अगर आप अभी प्रेजेंट समय की बात करें तो आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा है ना। क्लाइमेट चेंज की बहुत बात हो रही है, और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो आपके रिन्यूएबल जो एनर्जी के सोर्सेस हैं जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है ना। अभी रिसेंट में आपकी कॉप की समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। होमवर्क बताइए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए रिसेंट जो कॉप की समिट हुई है वो कहाँ हुई है। वहां पे भी यही बात हो रही थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पहले तो डेवलप हो चुकी हैं और उन्होंने तो थर्मल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसी का यूज करके अपना डेवलपमेंट किया है ना। और अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें तो इसमें आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आती है, और यहीं पे जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि डेवलप्ड नेशन ने क्या किया है, पहले अपना डेवलपमेंट कर लिया है, और अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करिए, और हमें ग्रीन एनर्जी अगर इंस्टॉल करनी है एज अ डेवलपिंग कंट्री हमें फंडिंग की आवश्यकता है। और यही वाला इशू आपका कॉप की समिट में अभी डिस्कस हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कहाँ पे हुई है रिसेंट आपकी कॉप समिट। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितनी भी वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। तो क्वेश्चन जो आपका है ज्यादातर आने के चांसेस कहाँ से हैं, ग्रीन एनर्जी से, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। अगर आप देखेंगे 1-2 साल पहले ही आपका विंड एनर्जी पे क्वेश्चन आया है कि इंडिया विंड एनर्जी के मामले में कौन से स्थान पर है, किस नंबर पे इंडिया है जहाँ पे वो विंड एनर्जी का यानी कि पवन ऊर्जा जो है उसका उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो देखिए, अगर हम रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसमें आपकी जो गुजरात गवर्नमेंट है इसने सूर्या नाम से एक योजना लेके आई थी, और ये सूर्या योजना जो है ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से गुजरात आपका भी क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, जो आप रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में अगर बात करें तो आपका गुजरात पहले नंबर पे है। क्यों? क्योंकि इसकी
सौर्य योजना की वजह से। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लैंड का, कि मतलब आप अगर आपको सोलर आपको पैनल्स स्टेब्लिश करने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है कि जो ऐसे चट्टान वाला एरिया है जहाँ पे आपकी सॉइल जो है ज्यादा फर्टाइल नहीं है, वैसे एरिया उसको चूज करती है। दूसरा आप देखेंगे तो जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हैं, जिससे आपका जो नदी है अगर उसके ऊपर आप पावर प्लांट लगाते हैं तो जो नदी से पानी का इवोपरेशन होता है। आपकी कुछ नदियां ऐसी हैं जो सदा नीरा होती हैं, पेरिनियल होती हैं, वर्ष भर उसमें पानी रहता है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ एक सीजन में आपको पानी देखने के लिए मिलता है। गर्मी वगैरह का सीजन आता है तो उसमें पानी सूख जाता है, तो उससे क्या होगा, इवोपरेशन भी कम होगा जो आपका नदी में या लेक में तालाब में कहीं पे भी पानी है, और दूसरा आपका जगह का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इस वजह से आप देखेंगे रिसेंट में कि बहुत ज्यादा आपके फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अभी बताइए आप सर्च करके, क्योंकि अभी बहुत सारे रिसेंट में कई कई जगह पे लगे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया का कौन सा है ये आप बताइए। ठीक है ना। और दूसरी चीज आपका एक तरफ एक चट्टान वाला एरिया हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, जो नदियों के ऊपर या तालाब के ऊपर जो आपके सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। तीसरा गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है कि हम रूफ टॉप के ऊपर क्या करेंगे, जो आपकी छत है उसको हम उपयोग करेंगे किसके लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए। उससे आपका जो लैंड वाला एरिया है, छत का जो जगह है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी, प्लस आपको उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा अगर कुछ आपके पास एक्स्ट्रा जो आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तीर से कई सारे निशाने सध रहे हैं। तो ये जो अभी रिसेंट में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे जो भी नई नई चीजें चल रही हैं उनको ध्यान से कर लीजिएगा इस बार के प्रीलिम्स को देखते हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, कौन सा, कि रूफटॉप सौर स्थापना में गुजरात आपका सबसे आगे है। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पे। द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज। इसमें देखिए आपका थोरियम, अगर हम बात करेंगे तो थोरियम इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो थोरियम इंटेंसिव नहीं है। हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। और आपकी जो सन में जो एक्टिविटी होती है नाभिकीय, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन की। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, वहां पे हम कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन से, यानी कि नाभिकीय विखंडन से, जिसमें नाभिकीय संलयन के कंपैरेटिवली क्या कम एनर्जी रिलीज होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और जितनी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम क्या करें, न्यूक्लियर फ्यूजन वाली टेक्नोलॉजी विकसित करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। As per the India Energy Outlook 2024, coal meets the largest share of India's commercial energy demand. हाँ, अगर आप देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है, आपको एक इंफॉर्मेशन भी तो पता चल गई कि जो कोल है वो इंडिया का लार्जेस्ट शेयर ऑफ जो कमर्शियल एनर्जी की डिमांड है उसमें होल्ड करता है ना। मतलब हम कितना भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर अभी भी फोकस कर रहे हो, लेकिन जो हमारी लार्जेस्ट जो मीट जो फुलफिल होती है वो कोल के थ्रू अभी भी होती है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47%। ठीक है, जो आपका 47% है, इतना कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका क्या, जो थर्मल एनर्जी है। ठीक है, कोल बेस्ड जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है चीन और अमेरिका के बाद। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन आपका क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, यानी कि एनर्जी कंज्यूमर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। फिर देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर ग्लोबली, मतलब कि जो आपकी नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है इसमें इंडिया क्या है, कह रहा है कि सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करें तो पहले नंबर पे आपका चाइना है और दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी इंडिया क्या है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसमें गलत पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2।
यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है कि करेक्ट लिखा है, आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसको इनबॉक्स करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया इज अ थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिन्यूएबल्स contribute 46.3% of total installed capacity, that is less than half। एक पैटर्न ही ध्यान रखिए कि लेस देन हाफ हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये पवन शक्ति विंड एनर्जी पे क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। भारत वैश्विक पवन शक्ति क्षमता में तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के ठीक बाद। इसमें भी देखिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर और इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं, और आपको क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी आता है तो भी आप कैसे उसको स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारत वैश्विक रूप से सौर शक्ति क्षमता में 5वें स्थान पर है, वैश्विक स्थापित सौर क्षमता का 10% से कम योगदान करता है। आप अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें, कुछ चीजें देखिए फैक्चुअल होती हैं, यहाँ पे आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। कभी कभी स्टेटमेंट का कोई एक पार्ट आपको आ रहा होता है, और अगर 2-3 स्टेटमेंट दिए तो वहां पे एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करने से आप पूरा आंसर ला देते हैं। लेकिन जहां पे 2 स्टेटमेंट होते हैं वहां पे आप हमेशा 50-50 में फंसते हैं। और अगर आपको आ रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं आ रहा, अगर 50-50 तक में आप आ रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ा करिए। तो देखिए, अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो भारत जो है वो तीसरे नहीं चौथे स्थान पर है, ठीक है, 4th प्लेस में है। और पहले नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है, और तीसरे नंबर पे आपका जर्मनी है, ठीक है। विंड एनर्जी की अगर बात करें तो आप जनरली देखेंगे जहां पे आपकी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, यानी कि कोस्टल एरियाज में आपका विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन ज्यादातर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सल समीर और समुद्री समीर हमेशा बहती रहती हैं, तो विंड हमेशा फ्लो कर रही है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इस वजह से अगर आप देखेंगे इंडिया में तो आपका तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, गुजरात वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, अगर पर्टिकुलर इंडिया की बात करें। फिर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला आपका गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि इंडिया रैंक्स 5th ग्लोबली इन सोलर पावर कैपेसिटी, कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 10% ऑफ द ग्लोबल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, ठीक है। अब सोलर एनर्जी में हमने ये तो बात कर ली कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या आती है लैंड वाली में, तो उसके लिए हम चट्टानों का और आपकी वाटर बॉडीज का और रूफटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में दिक्कत आती है आपकी जो पैनल्स हैं। पैनल्स की अगर बात करें तो इंडिया में उन पैनल को प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर जो आपको रॉ मटेरियल होना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है, और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने से ज्यादा लोगों को सस्ता पड़ता है पूरा का पूरा पैनल इंपोर्ट करना। तो आप देखेंगे तो आपके जो लगभग नहीं तो 90% जो आपके पैनल्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं। फिर आपके 3-4 साल में ये पैनल्स खराब हो जाते हैं। फिर पैनल्स खराब होने के बाद आपको एक बहुत लार्ज चंक देखने के लिए मिलता है वेस्ट का, और उस वेस्ट को रिसाइकल करने की भी हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं हुई है। तो ये कुछ इश्यूज हैं आपके सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोयला मुख्य रूप से तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। तलछटी को ठीक कर लीजिएगा, ये अवसादी चट्टाने हैं, अवसादी चट्टानों की बात हो रही है। कोल इज मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, बिल्कुल सही, कोल आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। आपकी इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, ठीक है। इसमें कोल आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। फिर देखिए, कोल फॉर्म ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड के समय में जो आपका कोल फॉर्म हुआ है इज कंसीडर्ड वेरी हाई क्वालिटी वर्ल्ड वाइड बट इज रेयरली फाउंड इन इंडिया। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एंथ्रासाइट वैरायटी का कोल है, ये भी आपका सही है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा सही है। तीसरा देखिए, गोडवाना कोल फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड, आपका जैसे कार्बोनिफेरस आपकी पैलियोजोइक एरा है, ठीक है, पैलियोजोइक एरा में ही आपका कार्बोनिफेरस पीरियड है, और कार्बोनिफेरस पीरियड के जस्ट बाद आपका पर्मियन पीरियड है। तो कार्बोनिफेरस पीरियड मतलब कि पर्मियन के पहले का है ना वो, और टर्शरी तो उसके बहुत बाद में है। तो देखिए, सबसे पहले कार्बोनिफेरस पीरियड है, फिर पर्मियन है, फिर बहुत आगे जाएंगे तो आपका टर्शियन पीरियड देखने के लिए मिलेगा। और देखिए, जितना ज्यादा टाइम बीता है
उतनी अच्छी आपकी जो कोल है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो कार्बोनिफेरस सबसे पुराना है, तो कार्बोनिफेरस में आपका एंथ्रासाइट हाई क्वालिटी कोल मिलता है। फिर इसके बाद कार्बोनिफेरस के बाद आपका पर्मियन पीरियड आता है, जो कि गोंडवाना रॉक से एसोसिएटेड है। यहाँ पे आपको उससे थोड़ा सा लेस क्वालिटी बिटुमिनस वैरायटी का कोल मिलता है। फिर टर्शियरी आपका बहुत लेटर ऑन स्टेज में आता है, तो वहां पे आपको थर्ड वेरायटी का कोल मिलता है, जो कि मतलब आपको तमिलनाडु के नैवेली वाले रीजन के आसपास और असम में और राजस्थान में थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जितना कम टाइम है उतना लेस क्वालिटी का आपको कोल देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, गोंडवाना कोल फॉर्म ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड जस्ट आफ्टर द कार्बोनिफेरस इज द मेन टाइप ऑफ कोल इन इंडिया, जनरली ऑफ मीडियम टू लो क्वालिटी। यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है कि कार्बन के बाद पर्मियन आता है और जो बिटुमिनस है वो पर्मियन में बना है, कार्बन एंथ्रासाइट आपका कार्बोनिफेरस में बना है, ठीक है, लिग्नाइट टर्शरी में बना है। मैंने जियोलॉजिकल हिस्ट्री वाला टॉपिक डिस्कस कर चुका है ना, उस पे बेस्ड हम एमसीक्यू कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, एक बार जियोलॉजिकल हिस्ट्री वाले टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंथ्रासाइट कोल इज फाउंड इन इंडिया ओनली इन कालाकोट, जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही, कई बार हम ये कर चुके हैं। करेक्ट पूछ रहा है, इसमें कौन सा सही है पूछ रहा है। दूसरा देखिए, गोंडवाना कोल इज फाउंड अबंडेंटली इन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ये भी आपका सही है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये तो मेरे को लगता है आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन रहा होगा, पर कुछ क्वेश्चंस इजी भी होने चाहिए, है ना। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल विद देयर अप्रोक्सीमेट कार्बन कंटेंट। ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पहले में ही आप देखिए एंथ्रासाइट लिखा है, तो आपका यहीं से कुछ और कहीं तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस। ऐसे ध्यान कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं नहीं याद है तो ए आपका पहले आता है तो ए से एंथ्रासाइट, बी आपका बाद में आता है तो बिटुमिनस, ए बी ध्यान रहेगा तो ये दोनों से याद आ जाएंगे, लिग्नाइट आपका और पीट। अगर आप अल्फाबेटिकल भी बात करें तो ए पहले आता है, बी उसके बाद आता है, और लिग्नाइट के एल में, पी के पीट में एल आपका पहले आता है, पी बाद में आता है। तो आप अल्फाबेट से भी ध्यान करना चाहिए, तो अल्फाबेट का जो सीक्वेंस है वही आपके कोल की वेराइटी का भी सीक्वेंस है। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए तो ये लड्डू क्वेश्चन होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उन्हें ये चीज टफ लगती है, ठीक है। और ये सीरीज सारे हर तरह के बच्चों के लिए प्लान की गई है। तो जिन्हें क्वेश्चंस कुछ इजी लग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं ये सब तो हमें आता है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन का ये, भारत में तृतीय अवधि के दौरान यानी कि टर्शरी पीरियड के दौरान जो आपका निर्मित कोयला है लिग्नाइट प्रकार का है। क्वेश्चन से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में पाया जाता है। झरिया में आपका बिटुमिनस मिलता है, नैवेली में। अगर आप झरिया झारखंड में बात करेंगे ना स्पेसिफिकली, तो इंडिया में जो आपको लार्जेस्ट, जो आपको कोकिंग कोल यानी कि जो कोकिंग कोल की मतलब जहां पे भी माइनिंग हो रही है अभी, तो उसमें अगर बात करेंगे तो जो आपकी लार्जेस्ट माइन है इंडिया में कोकिंग कोल का, जहां से थोड़ा बहुत भी एक्सट्रैक्शन होता है, तो आपकी झरिया झारखंड की है। और अगर यहाँ पे रानीगंज दिया है, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल का है, ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट कोल फील्ड है। अगर इंडिया का सबसे बड़े कोल फील्ड की बात करें तो आपका रानीगंज है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। और अगर कोकिंग कोल की बात करें तो कोकिंग कोल का जहाँ पे इंडिया में भी माइनिंग वगैरह हो रही है, तो उसका अगर आप सबसे बड़ा फील्ड देखेंगे तो वो आपका झरिया झारखंड में है, ठीक है। फिर आप सिंगरौली मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये भी आपका एक अच्छा खासा कोल रीजन है। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, मतलब दोनों में ये फैला हुआ है। तो आपको कभी अगर मैच ऑफ फॉलोइंग में इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के हिसाब से उसको टिक करिएगा। उत्तर प्रदेश भी आ सकता है, मध्य प्रदेश भी आ सकता है। सिंगरौली जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो सिंगरौली आपका पावर प्लांट है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, और वो पूरा सिंगरौली रीजन है, ठीक है, एमपी यूपी के बॉर्डर में। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करिएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो नैवेली तमिलनाडु है। नैवेली तमिलनाडु का एरिया है जहाँ पे आपको टर्शरी पीरियड में बना लिग्नाइट कोल देखने के लिए मिलता है। और लिग्नाइट कोल जो है आपका, इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है, और ये आपका जो मेजर रीजन है इंडिया में टर्शरी कोल का, वो आपका नैवेली ही है तमिलनाडु का, ठीक है। और भी कुछ रीजन है, चलिए आगे आते हैं।
भारत में रैट होल माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। रैट होल माइनिंग संकीर्ण सुरंगों के माध्यम से कोयले के अवैज्ञानिक छोटे पैमाने के निष्कर्षण को संदर्भित करता है, जो श्रमिकों के लिए अक्सर खतरनाक होता है। रैट होल माइनिंग रिफर्स टू द अनसाइंटिफिक, मतलब जो जैसे आप ऐसे देखेंगे तो कोल का जो भी एक्सट्रैक्शन होता है वो बड़ी बड़ी आपकी जो ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस होती है वहां से होता है, लेकिन आप मेघालय की स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पे आपके जैसे रैट होल बोल रहा है मतलब ह्यूमन जितने में चला जाए वैसी आपकी क्या होती है, सुरंगें बनाई जाती हैं। ठीक है, सुरंगें बनाई जाती है और यहाँ पे ह्यूमन जाते हैं और फिर मैन्युअली क्या करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अनसाइंटिफिक तरीका है। कई बार देखिए जैसे बोरवेल वगैरह में होता है, कभी कभी बच्चा फंस जाता है, फिर बारिश होती है तो फिर कितना उसको रेस्क्यू वगैरह करना पड़ता है। यही वाली ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी मेघालय में भी देखने के लिए मिलती है। इस वजह से एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया था, इसको बैन कर दिया था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो बैन करने के बावजूद भी इलीगल तरीके से ये वाली एक्टिविटीज वहां देखने के लिए अभी भी मिलती हैं। तो रैट होल माइनिंग के लिए आपका मेघालय फेमस है। और मेघालय में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो आपका जैंतिया हिल्स है वो वाले रीजन में ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग रिफर्स टू अनसाइंटिफिक स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल थ्रू नैरो टनल्स ऑफन हजार्डियस फॉर वर्कर्स। बिल्कुल सही है। देखिए करेक्ट क्या पूछ रहा है। दूसरा देखिए, दिस प्रैक्टिस इज प्रिडोमिनेटली रिपोर्टेड फ्रॉम मेघालय स्पेशली इन जैंतिया हिल्स। मेघालय में आप 3 हिल्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी, गैरो, खासी और जैंतिया। आप अगर खासी की बात करें, खासी हिल्स पे क्वेश्चन आ चुका है। आप जो वर्ल्ड का वेटेस्ट रीजन देखते हैं कि जो इंडिया में भी अगर आप बात करें तो सबसे जहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, वो आपका आप पढ़ते हैं कि चेरापूंजी या मौसिम राम है। और ये आप हमेशा पढ़ते हैं कि मेघालय में है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन सी हिल्स में है, तो ध्यान रखिएगा खासी खास है। तो खासी आपका रेंज है, वहीं पे आपका चेरापूंजी सिचुएटेड है। इसके अलावा गैरो हिल्स बताइए, गैरो हिल्स आपका क्यों फेमस है। यहाँ पे एक आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। आपने बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, उसी के तहत इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्टेब्लिश है। और उसमें से आपका जो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मेघालय में है, वो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व आपके गैरो हिल्स में सिचुएटेड है। और हमने जैंतिया हिल्स भी पढ़ लिया कि जैंतिया हिल्स आपका किस चीज के लिए फेमस है, या इनफेमस है कह सकते हैं, रेड होल माइनिंग के लिए। ठीक है, जो कि अनसाइंटिफिक मेथड है कोल के एक्सट्रैक्शन का। अब बायोस्फीयर रिजर्व ही जैसे नाम आया है, तो बताइए मुझे सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। आपके 2023 की बात करें, 2020-21 की बात करें, 2 साल के गैप में 2 बार बायोस्फीयर रिजर्व पे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया है। और उसमें ऐसा नहीं था कि आप इंडिया के लार्जेस्ट 1 2 3 अगर आपको पता है एरिया वाइज तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मे बी आप 50-50 में आ सकते थे, पर वहां से भी नहीं सॉल्व होता। तो आपको जितने भी आपने, क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है और कोई भी पैटर्न अगर आया है तो उस पैटर्न की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हैं उसको आप एरिया वाइज अरेंज कर लीजिए कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व ये है। सबसे बड़ा जैसे अगर बात करें तो आपका जो गल्फ ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है। सेकंड आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। थर्ड आपका सुंदरबन है। ये 1 2 3 हो गया। सबसे छोटा आपका दिब्रू साइखोवा है असम का। इसके बीच में जितने भी आते हैं आप एक बार सीक्वेंस से उसको लिख लीजिए। इससे ऐसा होगा कि मान लीजिए अगर आपको सबका एरिया एग्जैक्टली नहीं भी याद है तो भी आपको थोड़ा बहुत ये याद रहेगा ना कि हाँ ये वाला मैंने शायद ऊपर पढ़ा था और ये वाला थोड़ा नीचे था, मतलब ये इससे छोटा होगा। तो ऐसे करके वहां पे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड रेड होल माइनिंग इन 2014 साइटिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सेफ्टी कंसर्न्स। ये भी आपका सही है, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए जो आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, एनजीटी है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है और ये स्टैट्यूट, ये किस तरह की बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये चीजें अगर याद आ रही हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी पढ़ाई जितना आपके पास अभी समय है उस हिसाब से ठीक चल रही है। लेकिन अगर ये चीजें आपको नहीं याद आ रही हैं पूछते समय तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, तो उसको पॉज करिए और फटाफट चीजें रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to coking and non-coking coal in India, consider the following statement. Coking coal is mainly used in the steel industry. बिल्कुल सही, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। कोकिंग कोल आपका मेनली स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, वेयर एज नॉन कुकिंग कोल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ये भी सही है, पहले हम बात कर चुके हैं इस बारे में।
ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, रानीगंज कोल फील्ड इन वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कोकिंग कोल इन इंडिया। ये गलत है, रानीगंज आपका लार्जेस्ट कोल फील्ड है, लेकिन लार्जेस्ट सोर्स नहीं है कोकिंग कोल का। लार्जेस्ट सोर्स है जो कोकिंग कोल का, वो है आपका कौन सा, झरिया रीजन। झरिया कोल फील्ड कहाँ का, झारखंड का। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपको पूछना है करेक्ट कौन सा है। सेकंड को हटाइए, सेकंड को हटाइए, सेकंड को हटाइए, आपका ऑप्शन सी 1 and 3 इज द राइट आंसर। नॉन कोकिंग कोल कंस्टिट्यूट अबाउट 85 to 90% ऑफ टोटल कोल रिजर्व्स इन इंडिया, मेकिंग इट द डोमिनेंट वेराइटी। ठीक, तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वही आपका लिखा है जो बताया था मैंने। अब देखिए, निम्नलिखित को 3 स्तंभ प्रारूप में मिलाएं। आप देखिए, अभी यूपीएससी ने ये वाला पैटर्न आपका इंट्रोड्यूस किया है, जैसे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी सबसे पहले यूपीएससी ने लाया था, पीएससी भी अब उसको पूछने लगा है। और यूपीएससी ने रिसेंट आपके 2024 या 25 के पेपर में ये वाला आपका नया पैटर्न लेके आया है यूपीएससी। तो जब भी यूपीएससी लेके आता है, फिर बाकी जो एग्जाम्स है वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको वो फॉलो अप करते हैं। तो आप पीएससी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें आपके पहले वाले कॉलम में जो चीजें दी हैं और दूसरे और तीसरे में तीनों चीजें जहां पे मिलेंगी वैसे ही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, देखिए जैसे आप हमेशा ए का 3 ए का 2 ऐसे पढ़ते थे, यहाँ पे 3 चीजें दी हैं कि ए का 3 फिर 3 का 1 है, मतलब एक साथ कैसे एसोसिएटेड है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले आपका जियोलॉजिकल पीरियड दिया है क्या, कार्बोनिफेरस अवधि या कार्बोनिफेरस पीरियड। अब कार्बोनिफेरस पीरियड में आपका कौन सा कोल बना है, एंथ्रासाइट वैरायटी का कोल, तो मतलब ए का क्या हो जाएगा 3, ए का 3 हुआ। अब एंथ्रासाइट कोल आपका कैसा है, हाई कार्बन है, मॉडरेट कार्बन है या लो कार्बन है, हाई कार्बन है, मतलब कि 1, मतलब ए का 3 और 3 का फर्स्ट। देखिए कहां पे है, ए के 3 का 1, ये आपको सिर्फ यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये 2 है। तो यहाँ आपको बाकी जगह जाना ही नहीं है, पहले से ही आपका आंसर निकल के आ रहा है। अगर दूसरे की बात करें, गोडवाना पीरियड में जो आपका जो पर्मियन पीरियड में आपका कोल बना है वो कौन सा है, बिटुमिनस वैरायटी का कोल है, जो कि मॉडरेट कार्बन गुड फ्यूल है, मतलब कि बी का 1 और 1 का सेकंड होगा। बी का 1 1 का सेकंड, आपका सेकंड भी सही है। फिर सी देख लीजिए, टर्शरी पीरियड में आपका लिग्नाइट कोल बना है, और लिग्नाइट कोल कैसा है, लो कार्बन ब्राउन कोल है, मतलब कि सी का 2 और 2 का 3, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो घबराना नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। हो सकता है ना भी आए रिसेंट पैटर्न में, लेकिन आ भी सकता है। जब यूपीएससी ने वो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपको ये नहीं बताना रहता था कि कौन सा सही है, आपको ये बताना रहता था कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, तो जस्ट आप उसके आगे वाला जो पीएससी का एग्जाम देखेंगे उसमें वो पैटर्न आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको फिर वो चीज नई नहीं लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग फेमस कोल फील्ड्स विद देयर रिस्पेक्टिव इंडियन स्टेट्स। अब देखिए, यहाँ पे जो चीजें आपकी थोड़ी कंफ्यूजिंग है वही मैंने ली है। जैसे आपका रामकोल तो आपको पता होगा, आप छत्तीसगढ़ का चीज अगर पढ़े होंगे तो रामकोल आपका छत्तीसगढ़ में है। फिर अगर सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली अगर यहाँ पे एमपी होता तो आप एमपी भी ले सकते थे। ठीक है, सिंगरौली आपका एमपी में है। लेकिन अगर हम सिंगरेनी की बात करें तो सिंगरेनी आपका यहाँ पे गोदावरी वैली लिख दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, सिंगरौली आपका एमपी और यूपी वाला एरिया है, और सिंगरेनी जो है आपका पर्टिकुलरली ये आपका पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के डिवीजन के बाद आपका सिंगरेनी वाला जो कोल फील्ड है ये तेलंगाना में आता है। ठीक, और तालचेर तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, क्वेश्चन भी इस पे आ चुका है, ये आपका उड़ीसा में है। मतलब कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग टर्शियरी कोल फील्ड्स विद देयर रिस्पेक्टिव इंडियन स्टेट्स। इसमें देखिए, इसमें आपको 4 नाम दिख रहे हैं, माकुम, पलाना, मन्नार, गुडी, नेवेली। इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, तो आपको नेवेली बोलेंगे। हम नेवेली पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे लिग्नाइट कोल मिलता है और ये तमिलनाडु में है, तो मतलब कि डी का आपका, अब 2 ऑप्शन में तमिलनाडु है तो या तो डी का 3 होगा या फिर
डी का 4 होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे आपका डी का 3 या 4 दिया है। तो ऑप्शन ए और बी में अगर बात करें, ठीक है, ए और बी में बात करें तो डी का 3 डी का 4 है, मतलब और दोनों में देखिए आपका यही दिया हुआ है, या तो इसमें सी का 3 दिया डी का 4 दिया है, यहाँ पे सी का 4 डी का 3 दिया है, मतलब मन्नारगुडी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, और नेवेली भी आपका तमिलनाडु में है। अब बस आपको दो ऑप्शन देखने हैं कि एक आपका 1 होगा कि 2 होगा। तो माकुम, अगर मकुम या मोकुम की बात करें तो ये आपका कहाँ है, असम में है, और पलाना है आपका राजस्थान में, जहां पे आपको टर्शरी कोलफील्ड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज कोल सेक्टर परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन पार किया। यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन से भी खैर कौन सा कथन सही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन पार किया, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग यह 4.99% की वृद्धि थी। बिल्कुल सही है, 1 अरब टन कोयले का भारत ने उत्पादन किया और पिछले साल से कंपेयर करें तो लगभग 5% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऐसे ध्यान कर लीजिएगा, 4.99 अगर ज्यादा लग रहा है तो राउंड ऑफ में, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस अवधि में कोयला आयात लगभग, अब ये सबसे देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, अगर ये आपको आता है, आपने वो रिपोर्ट तुरंत का डेटा देखा है तो फिर बन जाएगा, और नहीं आता है तो नहीं बनेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन के माध्यम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपका यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा, और अगर आप वीडियो से नहीं नोट से पढ़ते हैं तो कहीं नोट्स में इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, इस अवधि में कोयला आयात लगभग 8.4% बढ़ा है, जो उच्च घरेलू मांग को दर्शाता है। इस अवधि में जो आपका कोयले का आयात है ये 8.4% क्या हुआ है, घटा है। ठीक है, जो ये दिखाता है कि हम आयात के ऊपर अपनी निर्भरता क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, और इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आप दूसरे को एलिमिनेट करिए, चौथे को एलिमिनेट करिए, तो अभी 1-1 तो आपका सही है। तीसरा आपको देखना है, कोयला भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाता है, देश की 74% से अधिक विद्युत आपूर्ति करता है। ठीक है, जो आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की हम ओवरऑल बात करें तो वो आपकी मेजोरिटी किससे हो रही है, आपके कोयले से हो रही है। एनर्जी अलग है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है कि जो विद्युत आपका उत्पादन होता है उसमें जो मेजर चंक है वो कौन लेके जाता है, कोयला लेके जाता है। हम जो पहला क्वेश्चन देखे थे वो ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर था, दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले कुछ और डेटा पढ़े हैं अभी कुछ और पढ़ रहे हैं। अगर नहीं ध्यान आ रहा हो कि पहले क्या पढ़े हैं तो एक बार जाके रिवाइंड करके उसको सुन लीजिएगा। ठीक, केवल 1 और 3। अब देखिए, भारत में कोल बेड मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। आप अभी फिलहाल में कोल बेड मीथेन का बहुत नाम सुन रहे होंगे, ये भी आपका एक जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से बचने का ही एक आपका दूसरा क्या है, ऑल्टरनेटिव है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, कोल बेड मीथेन एक तरह की नेचुरल गैस है जो कोयले की परतों से निकाली जाती है। बिल्कुल सही, कोल बेड मीथेन नीति 1997 को भारत में सीबीएम की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। ये भी आपका सही है। अब सही सही बता रही हूँ तो यहाँ से आपका रिवीजन भी हो रहा है कि जो कोल बेड मीथेन की आपकी पॉलिसी थी वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1997 में। वन लाइनर पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोल बेड मीथेन पॉलिसी जो थी इंडिया ने कब इंट्रोड्यूस की थी, तो कब की थी, 1997 में। फिर देखिए, कोल बेड मीथेन निष्कर्षण कोयला खानों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है और स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देता है। ठीक है, कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन हेल्प्स रिड्यूस मीथेन एमिशन। कोल बेड जो आपका मीथेन है, अगर हम उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे तो क्या होगा, मीथेन का एमिशन एनवायरमेंट में कम होगा, और मीथेन क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, इस तरह से ये चीज हेल्प करती है, इस वजह से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन हेल्प्स रिड्यूस मीथेन एमिशन फ्रॉम कोल माइंस एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लीन एनर्जी। तो आपके तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। और देखिए, एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता चली होंगी। आपका जो जहाँ पे कोल बेड है, जहाँ पे आपके कोल के डिपॉजिट्स होते हैं, वहां से आपकी मीथेन गैस निकलती रहती है। अगर मीथेन गैस ऐसे ही निकल जाएगी तो मतलब वो एनवायरमेंट में जाके क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी, जो आपकी हीट है उसको ट्रैप करके आपके वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाएगी। लेकिन अगर उसी गैस को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर हम उसको एनर्जी, जो भी हम जहाँ पे भी यूज हमको करना है एनर्जी का, वहां पे उस गैस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक,
वही है आपकी कोल बेड मीथेन। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेट्रोलियम इन इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप ब्लाइंडली इस ऑप्शन को सही मान लीजिए, पर ये गलत है। जो आपका चाइना है वो क्या है, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, इंडिया नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया, मतलब ये हट गया, ये हट गया। अब देखिए करेक्ट पूछ रहा है, पेट्रोलियम इन इंडिया इज मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द क्वाटरनरी पीरियड। भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से चतुर्थ अवधि की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम आपका अवसादी चट्टानों में तो पाया जाता है, पर टर्सरी पीरियड की नहीं, मतलब क्वाटरनरी पीरियड की नहीं, जो टर्सरी पीरियड था। टर्सरी पीरियड जिस समय आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, उसी समय पे आपकी जो रॉक्स मिलती हैं उसमें हमको पेट्रोलियम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। तो मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, ना तो 1 और ना ही 2। पहला भी गलत है क्योंकि पहले में आंसर आपका चाइना है, और दूसरा में ये है, ये चतुर्थ नहीं तृतीय युग की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बाकी चीजें लिखी हुई हैं कि जो पेट्रोलियम इन इंडिया इज मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्सरी पीरियड, नॉट द क्वाटरनरी। और मेजर आपके जो पेट्रोलियम बेसिन्स हैं वो कहाँ है, कहाँ का भी आपको पेट्रोल मिलता है, आसाम अराकान में, कैम्बे में जो गुजरात में है, मुंबई का ऑफशोर रीजन यानी कि मुंबई हाई, बॉम्बे हाई जिसको बोलते हैं, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन लोग को ऐसा लग रहा हो कि वीडियो की लेंथ थोड़ा सा लंबी हो रही है, वो वीडियो को क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग की प्रॉपर जरूरत है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप 1x में ही देखें। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको आती हैं, तो आप उसको स्किप करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए और एक बार पूरा सुन लीजिए कि क्या बताया जा रहा है। ठीक, फिर देखिए अगर आप मार्केटिंग की बात करें, जिस तरह का सिस्टम चलता है, तो हम चाहें तो हम भी ये देखते हुए कि हाँ शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा व्यूज आते हैं तो हम छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, पर हमारा फोकस शॉर्ट वीडियो बना के बस व्यूज गैदर करना नहीं है। हमारा फोकस स्टूडेंट का वेलफेयर है। अगर आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी देने की कोशिश की जा रही है तो नो डाउट आपको टाइम भी उसमें ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डिसाइड करिए। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से 2022-23 के लिए कोयले का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा है। आपको जिस साल का भी आप प्री दे रहे हैं तो आपके पास लेटेस्ट डेटा आपका होना चाहिए, और अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है 2022-23 का है। छत्तीसगढ़ वाला जब आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है तो वहां से आपको और लेटेस्ट डेटा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी अगर आप इंडिया वाला जीएस पढ़ें तो उसमें 2022-23 का ही डेटा कोट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपका उड़ीसा है वो क्या है, अग्रणी आपका उत्पादक राज्य है। किसमें, कोयले का। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, झारखंड है कि छत्तीसगढ़ है। कमेंट में कमेंट सेक्शन करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक, अब देखिए, दिग्बोई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। दिग्बोई तेल क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। बिल्कुल सही, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि ऑन शोर ऑयल का आपका एक्सट्रैक्शन का रीजन है, असम में है। ठीक, जहां 1886 में तेल की खोज पहली बार हुई थी। 1901 में स्थापित दिग्बोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। ये बिल्कुल सही है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट का आधा पार्ट पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हाँ आगे भी सही होगा, हमारा दिमाग ही उसी पैटर्न में फंक्शन करने लगता है कि हाँ हमने एक पार्ट पढ़ लिया, ये पार्ट सही है, मतलब आगे का भी सही होगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट में दो ज्वाइंट स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो एक आपका शुरू वाला स्टेटमेंट सही होगा लेकिन लास्ट वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर शुरू वाला गलत होगा, लास्ट वाला सही हो जाएगा। तो पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। 1901 में स्थापित दिग्बोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन ये एशिया की पहली तेल रिफाइनरी नहीं है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी है, भारत की पहली है, लेकिन एशिया की पहली नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। असम भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की बात करें तो असम आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो इंडिया में जो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है, केजी बेसिन जिसको आप बोलते हैं, वहां पे आपको नेचुरल गैस के सबसे बड़े रिजर्व देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर आपका असम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, गुजरात कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्थलीय उत्पादक है, यानी कि गुजरात इज द लार्जेस्ट ऑन शोर प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। ये आपका गलत है, गुजरात नहीं, आपका जो राजस्थान है वो ऑयल का क्या है, लार्जेस्ट ऑन शोर प्रोड्यूसर है, while मुंबई हाई इज द लार्जेस्ट ऑफ शोर प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। अब सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, अगर आप ऐसे से बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार सेकंड सही है तो फर्स्ट भी सही होगा, या आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ मुंबई हाई तो हमने पढ़ा है, तो वैसे में आप पूरे स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत है। गुजरात नहीं बल्कि आपका जो राजस्थान है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्थलीय उत्पादक है, और मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में है वो आपका कच्चे तेल का सबसे बड़ा अपतटीय उत्पादक है, यानी कि ऑफ शोर जो आपका प्रोड्यूसर है मुंबई हाई है। तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष और मुख्य कार्यों के साथ मिलाएं। तो अब देखिए, जैसे हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की बात करें, ठीक है, ये आपका मतलब आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको छोड़ना पड़ता है, और यही वो 3 कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम ओएनजीसी की बात करें और ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें और आईओसीएल की बात करें, तो जो आपका ओएनजीसी है इसका फॉर्मेशन विदेश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, मतलब कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन इंडिया एंड अब्रोड, मतलब कि आपको भारत में और अब्रोड में जो क्रूड ऑयल है उसके एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए ओएनजीसी को आपके इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1956 में, मतलब ए का 2 और फिर 1 देखेंगे हम आगे ऑप्शन में कहां पे है, ए का आपका 2 हो गया और 1 हो गया। दूसरा देखिए, जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये इस ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यानी कि खोज और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इसके लिए आपको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, मतलब कि बी में आपका ऑप्शन देखिए 1 भी है और 3 भी है, तो बी का आप ऐसे 1 ले लीजिए और फिर 2, बी का आपका 1 और फिर यहाँ पे 2। ठीक है, फिर सी आपका एक बच रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 1959 में स्टेब्लिश हुई थी एज इंडियन ऑयल कंपनी, लेकर मर्ज हो गई थी, और फिर इसके बाद ये आपकी बन गई थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सी का आपका 3, और फिर आपका एक और बच रहा है लास्ट की रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो मेनली जो आपकी इंडियन ऑयल आईओसीएल जो काम करता है वो जो ऑयल रिफाइनरी, ऑयल की जो रिफाइनरी का काम होता है वो करता है। मतलब कि जैसे हम अगर कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं तो नाम ही आपका कच्चा तेल आ रहा है, मतलब वो क्रूड ऑयल है, फिर उस क्रूड ऑयल को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसकी यहाँ पे रिफाइनिंग होती है। तो जो रिफाइनिंग वाली कंपनी है वो आपकी आईओसीएल है। अब ये तीनों मिलती जुलती है, इस वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको क्लियर सामने सामने लिख के याद कर लीजिएगा, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और बेसिकली ये क्या काम करती है। अब आपका होमवर्क है, इसमें से बताइए 3 कंपनियां आपको दिख रही हैं, 3 कंपनियों में से कौन सी ऐसी कंपनी है, मतलब कौन कौन सी इनमें से कंपनीज हैं जिनको महारत्न स्टेटस मिला है कंपनी का। 3 स्टेटस होते हैं, एक महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 होती है। इनमें से कौन सी कंपनी है जो महारत्ना कैटेगरी की कंपनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं याद आ रहा है तो फटाफट उस चीज को रिवाइज कर लीजिए कि नंबर ऑफ महारत्ना कंपनीज कौन कौन सी हैं। जो महारत्ना कंपनीज है उनका नंबर आपका बहुत कम है, तो आपको वो सारी की सारी कंपनीज के नाम पता होने चाहिए। जो लेटेस्ट इंक्लूजन हुआ है किसी कंपनी का, कि इस कंपनी को महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिला है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो जो भी चीजें आपको बोली जा रही हैं उसको देखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना, तो यहाँ से आप ऑप्शन आप डी की लगा लेंगे। क्या होगा, ए का 2 और 1, बी का 1 और 2, A2 1 B1 2, A2 1 मतलब आपका ये A2 1 B1 2 और C का 3 3, मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किस बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अब कुछ स्पेसिफिक अगर ऊर्जा से रिलेटेड स्कीम है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसमें हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए, इससे 2016 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। परियोजना 5 राज्यों को जोड़ती है, जो कि कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक। इसे ओएनजीसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? नहीं, इसे गेल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बताइए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना है कि नवरत्ना है? आपका जो पाइपलाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो गैस वाली पाइपलाइन आपकी जो बिछाई गई थी, तो पाइपलाइन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो पाइपलाइन वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपके पार्ट 2 में लिया है, तो वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी हो रहा है तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो छोटा सा ही टॉपिक है वो, ठीक। तो यहाँ से आपका आप थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, ठीक है। ये बाय गेल है, ये देखिए पाइपलाइन पे है। द टोटल लेंथ ऑफ द जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज 3384। आपका जो पाइपलाइन वाला जो भी क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर्स में, तो उसने उसकी लेंथ पे पूछा था, आपको कुछ पाइपलाइन का नाम दिया गया था, पूछा गया था कि इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए कि सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है ना। तो अगर इस परियोजना की बात करें तो ये भी आपकी जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना है, इसमें भी क्या हो रहा है, जो गैस की आपकी पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है, और 2016 में लॉन्च हुआ था। और ये जो गैस की पाइपलाइन है ये इन राज्यों को जोड़ती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और इसको कौन सी कंपनी कार्यान्वित कर रही है? तो गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल लेंथ है, इस मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये गेल इंप्लीमेंट कर रहा है, और ये जो आपका ऊर्जा गंगा परियोजना जो आपका प्रोजेक्ट है, इसकी जो आपकी टोटल लेंथ है पाइपलाइन की, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी इसको बोल रहे हैं, दूसरा नाम है, वो कितनी है? 3384 किलोमीटर, ठीक है। पाइपलाइन की लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आया है, इस वजह से ये क्वेश्चन रखा गया था, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा एक एक डेटा को, ठीक है। तो आगे आते हैं 27 क्वेश्चन पे। अब इसमें आपका जो 27, 28, 29 जो आपके 4 क्वेश्चन है, ये आपके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर है, ठीक है। फिर जो टॉपिक्स आपके बच रहे हैं वो हम पार्ट 2 में एनर्जी रिसोर्सेज के कवर करेंगे। तो जो आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो क्या है, देखिए कि हम क्या करते हैं, अपनी क्रूड ऑयल मतलब जो हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसका 80% हम लगभग इम्पोर्ट करते हैं, और 20% हमारे पास इंडिया में लोकली हम उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो मतलब हम अगर और ऊर्जा देखिए, जो पेट्रोल है वो मतलब आपकी जो पूरे अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका जो एक बेस है वो आपकी ये सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें आप फ्यूल का ही यूज करते हैं। तो कभी अगर वर्ल्ड के लेवल पे कोई ऐसी दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से हमें अगर ऑयल के इम्पोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास खुद का एक रिजर्व होना चाहिए ना, कि किसी आपातकाल वाली सिचुएशन में अगर हम सपोज बाहर से अगर इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्रूड ऑयल का, तो हमारे पास इतने अमाउंट में पेट्रोल हो कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वाला जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और उसी से रिलेटेड कुछ आपकी साइट्स हैं, जैसे आपका जो पेट्रोलियम है वो जो आपकी शेल रॉक्स होती हैं, जो कि नॉन पोरस क्वालिटी की रॉक्स होती हैं, वहां पे मतलब आपका ठहर जाता है ना। जो अगर पोरस रॉक होगी तो नीचे चला जाएगा, तो वैसी साइट्स को चूज किया गया है, और वहां पे आपका जो अंडरग्राउंड है वो पेट्रोलियम आपका क्या रहता है, रिजर्व रहता है, ठीक है। देखते हैं, विशाखापट्टनम और पदूर एसपीआर साइटें आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम तो आपका है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, लेकिन अगर आप पदूर की बात करें तो पदूर आपका कर्नाटका में है। ये जो एसपीआर साइट वाला प्रोजेक्ट है ये आपका 2 फेज में चला था, तो विशाखापट्टनम और पदूर 1 की बात करें तो फेज 1 में था, और फेज 2 में भी आपका पदूर 2 के नाम से साइट बनाई गई है, जहां पे आपके पेट्रोलियम का रिजर्व बनाया गया है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिए कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, सीधे आपका आंसर
2 और 3 आ गया, आगे जानने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन है तो उसको पढ़ लीजिए। मैंगलोर एसपीआर, मैंगलोर आपका कहाँ है? मैंगलोर आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और मैंगलोर एक पोर्ट भी है, ठीक। जैसे आप बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर आपका लैंडलॉक्ड है, लेकिन मैंगलोर क्या है? कोस्टल एरिया है। मैंगलोर एसपीआर वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की मदद से बैंगलोर वाली साइट डेवलप की गई थी, ये भी सही है। एसपीआर हेल्प्स इंडिया डील विद टेम्परेरी सप्लाई डिसरप्शंस इन क्रूड ऑयल, बिल्कुल सही, बता चुकी हूं मैं। तो मतलब आपका यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? 2 and 3 ओनली, मतलब कि ऑप्शन बी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ अगर ये भी पता होता कि पादूर नाम की जगह आपकी कर्नाटका में है और कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि पादूर कर्नाटका में है, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक। तो कभी भी ऐसा अगर कोई बाउंसर क्वेश्चन आए तो कोशिश करिएगा उसको पूरी तरीके से अपना जी जान लगा के अटेम्प्ट करने की। अगर तो भी नहीं सॉल्व हो रहा है, कहीं कोई क्लू नहीं लग रहा है, 4 के 4 ऑप्शन में आप हर ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी उसको छोड़िए, वरना कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने अटेम्प्ट रख सकें। आगे बढ़ते हैं। ये भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में है। इंडिया एम्स टू एक्सपैंड इट्स एसपीआर कैपेसिटी अंडर फेज 2 एट पादूर एंड चांदीखोल। पादूर आपका कर्नाटका में है और चांदीखोल आपका उड़ीसा में है, और ये फेज 2 में डेवलप हो रहे हैं, ये सही है। करेंटली इंडिया हैज द कैपेसिटी टू मीट 90 डेज ऑफ इट्स टोटल ऑयल कंजम्पशन फ्रॉम एसपीआर अलोन। नहीं, अगर आप सिर्फ एसपीआर की बात करें तो आपके पास 9 से 10 दिन का आपके पास रिजर्व है, ठीक है। 9 से 10 दिन का आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व है अगर सिर्फ एसपीआर की बात करें। अगर ऑयल रिफाइनरी को भी मिला लें उनके पास जितना है तो 50 है, तो अगर दोनों को मिला लें, जितना ऑयल रिफाइनरीज जो आपकी ऑयल फील्ड वगैरह की जो रिफाइनरीज हैं वो क्या करती हैं? क्रूड ऑयल को क्या करती हैं? आपकी रिफाइन करती हैं, और उनके पास भी कुछ स्टोरेज होता है, तो अगर उनको भी मिला लें, उनका अगर देखें तो 50 दिन लगभग, और अगर एसपीआर को मिला लें तो 10 दिन, तो टोटल मिला के 60 दिन, अकेले एसपीआर का 10 दिन, ठीक है। सेकंड आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, सेकंड को हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, तो आप किसमें आ रहे हैं? बीओडी में आ रहे हैं। अब बीओडी में हमको देखना है एसपीआर इज डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये भी सही है, और कोई मिनिस्ट्री हो भी नहीं सकती है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1 and 3, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो लोग शुरू से जुड़े होंगे वो अभी तक भी जुड़े होंगे, ठीक है। और किसी वजह से अगर आपको स्किप करना पड़ा है तो फिर उसको वापस आके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The primary purpose of India's strategic petroleum reserve is to ensure crude oil availability during international supply disruptions. बिल्कुल सही है। SPR sites developed under phase 1 are विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादूर। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर कर्नाटक में, और पादूर आपका कहाँ? कर्नाटक में। ये दोनों फेज 1 में हुई थी। फेज 2 ऑफ SPR एक्सपेंशन इंक्लूड्स द चांदीखोल साइट इन उड़ीसा एंड पादूर इन कर्नाटका। पादूर का पार्ट 2 आपका कर्नाटक में फेज 2 में हुआ था, ये भी आपका सही है, मतलब तीनों आंसर आपके, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब यहाँ से पूरा आपका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वाला टॉपिक है ना वो आपका रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है, देख लेते हैं। इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आर मैनेज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ONGC है, कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है, कि आपका IOCL है, ठीक है, लेकिन इन तीनों में से इसका आंसर कोई भी नहीं है। इसका जो आंसर है वो ये है, ऑप्शन सी, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL, यानी कि भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और मुझे लगता है कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है, आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका प्रॉपर टाइम से रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं। जिन भी बच्चों ने सीरीज बीच में देखना शुरू की है, वो जो पुराने वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं उसको एक बार जरूर ध्यान से देखें। हमने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डेप्थ में डिस्कस किया है, और अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछें, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत माइन्यूट एरर कहीं कहीं पे हुआ है, उन सब चीजों के लिए माफ करिएगा, उन चीजों को इग्नोर करिएगा। मेनली फोकस करिए कि आपको यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उससे अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करिए, और इसको एक रिविजन सीरीज की तरह देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।